अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट topic is the angle of friction. So first, what do you mean by angle of friction? It is simply the angle between any two surface in contact as the angle which the resultant of the force of limiting friction and normal reaction makes with the direction of normal reaction. यानी सिंपली हम कहते हैं जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना, किसी भी दो सरफेस के दरमियान जो एक दूसरे के साथ कंटैक्ट करते हैं, चूंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो या फ्रिक्शन सिंपली तब अराइज होती है जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कांटेक्ट में होंगे, तो उस वक्त एक्चुअली दो फ्रिक्शन अराइजेस। तो लेकिन अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? किसी भी दो सरफेसेस के दरमियान जो इन कांटेक्ट है उनके दरमियान अब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को सिंपली कहते हैं ये वो एंगल है जो रिजल्टेंट बनाता है। मगर रिजल्टेंट किसका? एक तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट जो है ना, वो एंगल जो ये रिजल्टेंट बनाता है विद द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उसको सिंपली हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। डायग्राम से आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा ये। तो एक्चुअली इस डायग्राम में हमने ओ ए जो है ना, दिस ओ ए इट रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल रिएक्शन विच बैलेंसेस द वेट mg which is vertically downwards. इसमें जो OB है, this OB it represents the F, the limiting force of sliding friction. चूंकि इसमें जब हम P force, this is the external force, अब जब हम अप्लाई करते हैं on right direction, तो obviously आपको पता है जो frictional force है वो in opposite direction में actually act होगा. It always tends to destroy the relative motion. तो therefore this OB is representing us this force of limiting friction, this OF which is against our applied force P, ठीक है ना। तो therefore इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो OF है, OB है स्पेशली बेटा, which is representing us the force F which is the limiting force of sliding friction. तो when the body tends to move to the right, यानी जब बॉडी कोशिश करते हैं कि राइट को जाने की, when after applying for this external force P, तो उसी वक्त ये फोर्स F एक्चुअली अराइज होता है in its opposite डायरेक्शन। अब अगर हम इसको अब देखो बेटा, ये आपके पास आर रहा, ये आपके पास एफ रहा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम देखेंगे इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी। दैट इज द इफेक्ट ऑफ बोथ आर एंड एफ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लोन वेक्टर दिस ओ सी विच इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एफ एंड आर। नाउ वी कैन कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। इसमें हम ज्वाइन ओ सी जब हम करेंगे तो दिस ओ सी रिप्रेजेंट इज द रिजल्टेंट ऑफ किसका? एफ आर एंड एफ। तो बाय डेफिनेशन के हिसाब से दिस एंगल, दैट इज एंगल ए ओ सी विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। दिस एंगल इज द फॉर दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो वही आप डेफिनेशन के हिसाब से आपको अंडरस्टैंड आप इजीली कर सकते हो कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, किसी भी दो सरफेस के दरमियान जो इन कांटेक्ट है, इसको अब हम डिफाइन करते हैं, ये वो एंगल है जो रिजल्टेंट बनाता है। किसका रिजल्टेंट? इस आर और एफ का रिजल्टेंट बनाता है। किसके साथ? इस आर नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन के साथ। तो देयरफॉर बेटा दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड देयरफॉर एंगल ए ओ सी इज यूजुअली थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। यानी ये जो दो सरफेसेस है, ये जो दो बॉडीज है जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, इन बॉडीज में जो मटेरियल है उसका नेचर क्या है, उसी को कहते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड द नेचर ऑफ द सरफेसेस। ये जो सरफेस है उनका नेचर, ये पॉलिश्ड है, ये रफ सरफेस है, जो कुछ भी है ये एक्चुअली उन सरफेसेस के दरमियान भी डिपेंड करेगा। ये जो दो सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो देयरफॉर एक तो मटेरियल्स पे डिपेंड करेगा और दूसरे आपकी सरफेसेस कैसी है। नाउ हम रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा निकाल सकते हैं, यानी म्यू रिप्रेजेंट्स द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन के दरमियान रिलेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये राइट एंगुलर ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे एंड दिस ट्रायंगल ए ओ, दिस ए ओ सी ट्रायंगल वाला हम देखेंगे, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। तो ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से हम tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर कौन सा है? ए सी है। बेस कौन सा है? ओ ए है। तो वही मैंने निकाला, tan थीटा इज ए सी बाई ओ ए। बट ये ए सी अगर आप बेटा देखोगे, दिस ए सी इज एग्जैक्टली इक्वलेंट टू ओ बी, क्योंकि इसको इसका दिस अपोजिट फेस है, पैरेलल फेस है इसका। देयरफॉर ए सी कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओ बी बाई ओ ए। व्हाट इज ओ बी? ओ बी इज सिंपली एफ। व्हाट इज ओ ए? ओ ए सिंपली आर,
ठीक है ना बेटा, ये रिजल्टेंट वाला आर है ना, ठीक है ना। तो वो भी सॉरी नॉट रिजल्टेंट, इज द नॉर्मल रिएक्शन वाला आर, दिस ओ ए रिप्रेजेंट द नॉर्मल रिएक्शन एफ बाय आर। बट आपने ऑलरेडी स्टडी किया है व्हाट इज एफ बाय आर। एफ बाय आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सॉरी दिस एफ बाय आर इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आपने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है किसी भी दो सरफेस के दरमियान, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। तो ये हो गया एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू। तो देयरफॉर सिंपली एफ का बेटा टेन थीटा किसके बराबर आया, म्यू के बराबर, विच मीन्स ये जो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है किसी भी दो सरफेसेस के दरमियान इन कॉन्टैक्ट, वो सिंपली किसके बराबर होता है, इट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, ठीक है ना। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन between any two surface in contact is equal to the tangent of angle of friction between them। ये जो coefficient of friction हो ये simply किसके बराबर, tan of theta, tan of the angle of friction के बराबर होता है। तो देयरफॉर बेटा दिस वाज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नाउ एक और इसमें आएगा, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज है, इसको एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कहते हैं बेटा, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब ये किसके बराबर होता है, देखो आमतौर पर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो देयरफॉर फॉर एग्जांपल ये इंक्लाइनड सब, ये चूंकि इंक्लाइनड पार्ट में आएगा, तो देयरफॉर फॉर एग्जांपल पहले हम क्या काम करते हैं, हम ये सरफेस है और एक प्लेन लगाते हैं, हम जिस सरफेस पे थोड़ा सा एक प्लेन हम लगाएंगे, इसको इंक्लाइनड प्लेन कहते हैं। अब अगर हम इस इंक्लाइनड प्लेन पे कोई बॉडी रखेंगे, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली पहले अगर जितना इंक्लाइनड प्लेन की ये जो स्लोप है ये जितना ज़्यादा होगा तो उतनी फास्ट ये यहाँ से स्लाइड होगी ये बॉडी। लेकिन हम क्या काम करते हैं, अगर पहले हमने बहुत सी स्लोप को बहुत कम रखा है तो ऑब्वियसली अगर हम बॉडी उस स्लोप पे रखेंगे तो बॉडी नीचे नहीं आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बॉडी को स्लाइड करवाने के लिए हम ये स्लोप को इंक्रीज करवा सकते हैं, विच मीन्स हम इस प्लेन को इंक्लाइन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम धीरे धीरे इसको अप करने की कोशिश करेंगे उस पॉइंट तक जब ये प्लेन स्लाइड करेगा। तो इसलिए हम इसको डिफाइन इसी तरीके से कहते हैं, डिफाइन एज इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट द बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड डाउन द प्लेन। ये कम से कम वो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है एक प्लेन का, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, सच दैट अगर हम अब उस पर एक बॉडी रखेंगे तो स्लाइड करने की कोशिश, वो जस्ट स्लाइड करेगा। लेकिन देखो पहले अगर हमने इस स्लोप इस इंक्लिनेशन को बहुत कम रखा होगा तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। लेकिन जो हम इस इंक्लिनेशन को इस इंक्लिनेशन को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो देयरफॉर चांसेस इंक्रीज होते चले जाते हैं इस स्लाइडिंग के। तो देयरफॉर एक पर्टिकुलर एक कम से कम एक एंगल बन जाता है जिस पे स्लाइड करना शुरू हो जाता है, जस्ट बिगिन टू स्लाइड ऑन इंक्लाइंड सरफेस। उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना। ये कम से कम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है एक प्लेन का वे हॉरिजॉन्टल के साथ, सच दैट कि अगर हम उस पर एक बॉडी रखेंगे तो वो बॉडी जस्ट विल बिगिन टू स्लाइड, तो वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो देयरफॉर अगर हम उसके बाद थोड़ा सा और इंक्रीज तो ये बहुत क्विकली उसके क्या करेगा, फिर स्लाइड करेगा। तो वही कहते हैं कम से कम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो हमें एक्चुअली जरूरत होता है किसी भी प्लेन किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे लाने के लिए, तो उसको हम सिंपली कहते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग या उसको एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं बेटा। मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट द बॉडी जब हम उसको प्लेस करते हैं इट जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन, जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड डाउन। तो देयरफॉर बेटा दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक प्लेन AC लिया है एंड दिस मेकिंग दिस एंगल ऑफ रिपोज अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस A एंड B, ठीक है ना। तो याद रखो इस एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू है ना ये भी डिपेंड करेगा बोथ मटेरियल एंड नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, यानी ये दो मटेरियल है इन दो बॉडीज का, जो एक्चुअली दो सरफेसेस का वो मटेरियल कैसा है, किसकी बनी हुई है, और जो स्टेट ऑफ पॉलिशिंग कहेंगे हम, या सिंपली सरफेस इन कांटेक्ट कैसी है, स्टेट ऑफ पॉलिश है वहाँ पे, रफनेस है, ये उन चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा। अब इस फिगर में आप देखोगे बेटा आपके पास AC जो है ना ये इंक्लाइनड प्लेन है सच दैट अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड डाउन। अगर हम इसको इस प्लेन पे बॉडी को रखेंगे तो ये जस्ट बिगिन्स, यानी ऑलरेडी हमने कहाँ पे रखा है, एंगल ऑफ रिपोज पे रखा है कि जब भी हम इस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो स्लाइड डाउन करेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो एंगल बेटा आपके पास है ना ये CAB वाला एंगल, इट रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ रिपोज, CAB विच इज अल्फा विच रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ रिपोज। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने इस प्लेन पे रखा है तो इस पे एक्चुअली वेरियस फोर्सेस एक्ट होते हैं। कौन कौन सा फोर्सेस पे एक्ट होगा, पहले वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यहाँ पे देखना वर्टिकली यहाँ नहीं लेना, यहाँ पे है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट इसका है वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, इट विल बी परपेंडिकुलर टू AC चूंकि ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन R है ना एक्टिंग perpendicular to AB। Third will be the force of friction in this direction, that is
एक्टिंग अप द प्लेन, विच इज एक्टिंग अप द प्लेन, अपवर्ड डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट जैसे ही स्लाइड नीचे करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप द प्लेन ए बी। ना बेटा ये जो देखो आप एम जी इस नॉर्मल डायरेक्शन पे अब किसी एंगल पे एक्ट होता है, तो देयरफॉर इस एम जी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, अपने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है ना। एक तो हो गया एम जी कॉस थीटा एंड दूसरा हो गया एम जी साइन, सॉरी नॉट थीटा, यहाँ पे अल्फा है, तो देयरफॉर वन इज द एम जी कॉस अल्फा एंगल एंड सेकंड वन इज द एंगल एम जी साइन अल्फा वाला एंगल है ये, ठीक है ना। अब खुद आप देख सकते हो इसमें जो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है ये किसको बैलेंस करता है, एम जी कॉस अल्फा को, और जो आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो किसको बैलेंस करता है, एम जी साइन अल्फा को। तो देयरफॉर सिंपली एफ किसके बराबर है, एम जी साइन अल्फा, व्हेयरएज आर इज इक्विवेलेंट एम जी कॉस अल्फा। रिमेंबर दिस थिंग्स, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इन केस ऑफ इंक्लाइनेड प्लेन, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है, एम जी कॉस अल्फा के बराबर। एंड कहीं कभार इसको लोग अल्फा थीटा भी लिख लेते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट, आर इज इक्वलेंट एम जी कॉस अल्फा, और जो फ्रिक्शन वहां पे होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो वहां पे होगी दैट विल बी एम जी साइन अल्फा। रिमेंबर दीज थिंग्स। नाउ हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो देयरफॉर जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर डिवाइड करने के बाद आपको एफ बाई आर, दैट इज डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड, तो एफ बाई आर इक्वल टू एम जी साइन अल्फा बाई एम जी कॉस अल्फा। तो ऑब्वियसली बेटा एम जी कैंसिल हो जाएगा, एफ बाई आर टेन अल्फा। सो वंस अगेन एफ बाई आर इट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे हम इसको कहेंगे दैट्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट्स म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा। वंस अगेन द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन between any two surfaces in contact is simply equivalent to the tangent of angle of repose this time between them। पहली दफा में तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, इस वक्त एंगल ऑफ रिपोज है। सो वन सेकंड हम ये कहेंगे ये जो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमारे पास, ये सिंपली किसी भी दो सरफेस के दरमियान विच आर इन कांटेक्ट, वो सिंपली किसके बराबर होगा, इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज बिटवीन द टाइम। इस टाइम ये टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज के बराबर ये होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर ऑब्वियसली बेटा अगर हम देखेंगे दोनों को, आप दोनों इक्वेशन दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला और एंगल ऑफ रिपोज वाला, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला भी था म्यू इज इक्वल टेन थीटा और एंगल ऑफ रिपोज वाला भी है म्यू इज इक्वल टेन अल्फा। तो देयरफॉर विच मीन टेन थीटा is equal to tan alpha, tan cancel, theta is equal to alpha, which means angle of friction is actually equivalent to the angle of repose, which means जो angle of friction होता है ना ये बराबर होता है हमारे किसके बराबर होता है, angle of repose के बराबर होता है, ठीक है ना। तो बेटा नाउ लेट्स डू सम टू शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, इन्हीं के बेस्ड पे हम दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो बेटा हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक मास है, मास ऑफ 4 kg रेस्ट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमारे पास एक मास 4 kg वाला मास है जो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक्चुअली रेस्ट करता है, प्लेन पे एक्चुअली रेस्ट, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट करता है। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा, यानी एंगल ऑफ रिपोज कितना है, 15 डिग्री वाला एंगल पे हमने इस प्लेन को खड़ा किया है विद द हॉरिजॉन्टल। द मास जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड, विच मीन्स ये डेफिनेटली एंगल ऑफ रिपोज है, क्योंकि अब मास यहाँ पे स्लाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है इस सरफेस, इस ब्लॉक और उस सरफेस के दरमियान। तो वन सेकेंड डायग्राम बेटा ऐसे ही आप बना सकते हो जैसे डायग्राम थी अभी हमने बनाई थी पिछले पार्ट में। तो देयरफॉर ये एक इंक्लाइनेड सरफेस है, तो बेटा इस पे हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये एंगल कितना है, ये 15 डिग्री वाला एंगल है हमारे पास, ठीक है ना बेटा। तो वेट कहाँ होगा, यहाँ, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगी, यहाँ, तो ठीक है ना बेटा। तो ये कौन सा, ये एम जी हो गया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया एम जी कॉस 15, तो ये हो गया एम जी, ये थीटा मैंने अब लिया इसकी साइन 15, ठीक है ना, लिया ना हमने। तो देयरफॉर हमने क्या कहना है, हमें क्या कहना है कि ये जो मास है ना 4 kg वाला रेस्ट कर रहा है कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एंगल कितना है, एंगल ऑफ रिपोज कितना, 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। द मास जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम सिंपली कह सकते हैं जो बेटा हमारे पास ये जो फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होगा, ये जो यहाँ पे एक्चुअली स्लाइडिंग फ्रिक्शन है दैट इज सिंपली एफ एस, सिंपली किसके बराबर है, एम जी साइन अल्फा। वो अल्फा बाद में मैं वो 15 डिग्री में ले सकता हूँ, फिलहाल हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको अल्फा ही लेंगे, बाद में हम इसको 15 डिग्री अगर हमें ज़रूरत पड़ी तब लेंगे। तो फिलहाल हम इसको कास अल्फा या कास साइन अल्फा लेंगे। तो एफ एस सिंपली इक्विवेलेंट किसके बराबर है, एफ एस दैट्स फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, चूंकि एफ अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड यहाँ से कर रहा है तो विच मीन्स एफ एस इस डायरेक्शन में होगा। तो एफ एस एग्जैक्टली किसके बराबर है, इट इज एम जी साइन अल्फा, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की जानिब से आर किसके बराबर है,
इट इज mg cos अल्फा, ठीक है ना। तो दोनों को डिवाइड करते हैं वंस अगेन, तो देयरफॉर जब हम इनको डिवाइड करेंगे mg mg कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय cos अल्फा क्या बन जाएगा, tan अल्फा डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस। इस तरह मैं यहाँ पे लिखूंगा भी डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस। तो tan अल्फा किसके बराबर आएगा बेटा, तो देयरफॉर tan अल्फा विल बी सिंपली इक्विवेलेंट fs बाय r, ठीक है ना। तो what is fs equivalent, what is this fs by r, that is f by r, isn't it mu, है ना, ये सिंपली म्यू है ना। तो देयर फोर वो हमने अभी भी देखा, दैट्स एफ एस बाई आर इज इक्वलेंट म्यू, दैट्स एक्चुअली म्यू इज इक्वलेंट टेन अल्फा, ठीक है ना। अब टेन अल्फा दिया हुआ है तो हमें निकालना वही है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू इज इक्वलेंट 1015। अब देखो यहाँ पे मैंने अल्फा का वैल्यू दिया, अगर हमने पहले भी दिया होता तो नो प्रॉब्लम, वंस अगेन इट विल रीच द सेम। तो 1015 ऑलमोस्ट 1015 होता है 0.27, तो देयर फॉर म्यू इज इक्वलेंट 0.27, सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना बेटा। इसका यूनिट नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बोला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट नहीं होता है। तो कि सिंपल क्वेश्चन था कि मास 4 kg, चूंकि मास के साथ अब हमें डीलिंग नहीं था, जहाँ पे मास का कोई कंसेप्ट हमें आता ही नहीं है क्योंकि वो बाद में कैंसिल हो जाता है। तो देयरफॉर ऑब्वियसली जब हम इसको एक इंक्लाइनेड प्लेन पर रखते हैं सच दैट इट एक्चुअली फॉल, इट स्लाइड्स व्हेन वी प्लेस दिस मास एट एंगल ऑफ रिपोज विच इज एक्चुअली हियर गिवन 15 डिग्रीज। तो देयरफॉर ऑब्वियसली बेटा हमने यहाँ पे मास को वंस अगेन जो हमारे पास यहाँ पे mg है, इस mg को हमने क्या किया, इसको हमने रिजॉल्व किया अपने दो कंपोनेंट्स में। तो देयरफॉर एक्चुअली ये कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट बैलेंसेस रिएक्शन, दिस नॉर्मल रिएक्शन, व्हेल एज mg sin अल्फा इज एक्चुअली बैलेंसिंग दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देयरफॉर हम fs को हमने इस इक्वेशन के बराबर, दैट्स fs इज इक्वलेंट mg sin अल्फा एंड r इज इक्वलेंट mg cos अल्फा। तो देयरफॉर इन दो इक्वेशन को डिवाइड करके हमने फिर से वही निकाला fs by r विच इज म्यू एक्चुअली, तो म्यू इज इक्वलेंट tan अल्फा को अपना वैल्यू 15 डिग्री दो, यू विल गेट द आंसर 0.27, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, ब्लॉक रेस्ट्स ऑन ए रफ इंक्लाइनेड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक ब्लॉक है जो एक्चुअली 1 सेकेंड एक रफ सरफेस पे, इसी तरह ले लो यही ब्लॉक फॉर एग्जांपल, अब हम इसी को फिगर को मैं यूज करूंगा। एक ब्लॉक है जो रेस्ट कर रहा है किसी इंक्लाइनेड प्लेन पे, इसी इंक्लाइनेड प्लेन पे, और दिस टाइम इट इज मेकिंग एंगल थीटा, और ये थीटा यहाँ एंगल सिंपली कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस, वो भी इस वक्त कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, वो 0.8 है। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो इस वक्त एफ भी दिया हुआ है वो कितना है, 10 न्यूटन है, तब आपने क्या बोलना है, जो मास है ब्लॉक का वो क्या है। तो सिंपली हम कहेंगे, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे, हम अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर एफ इसके बराबर है, हम लेंगे इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, तो बेटा आपका एफ किसके बराबर होता है, mg साइन अल्फा, ठीक है ना। यहाँ अल्फा दिया हुआ है कितना है, 30 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है 10, ये भी दिया हुआ है, दिस म्यू भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो देयरफॉर एफ इज 10 इज इक्वलेंट एम, अब जी को हम अप्रॉक्सीमेटली 10 लेते हैं, एंड साइन 30, तो देयरफॉर 10 एंड 10 गेट्स कैंसल आउट, साइन 30 होता है 1/2, तो देयरफॉर m इज इक्वलेंट ट्वाइस kg, 2 kg। तो m कितना है, 2 kg, चूंकि ये 1/2 है ना बेटा, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा, 10 और 10 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा, तो देयरफॉर m इज सिंपली इक्वलेंट टू 2 kg, विच मीन जो मास हमने वहाँ पे प्लेस किया था इस इंक्लाइनेड सरफेस पे, वो कितना था, वो सिंपली बेटा था आपके पास 2 kg वाला मास, ठीक है ना। तो देयरफॉर दीज वर एक्चुअली टू न्यूमेरिकल्स, टू सिंपल न्यूमेरिकल्स विच वर लिंक्ड विद द टू अबव टॉपिक्स। नाउ बेटा एक्चुअली अब हमने एक्सेलरेशन इसकी पढ़नी है, कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन द इंक्लाइनेड प्लेन, क्योंकि वी आर नाउ स्टडीइंग द इंक्लाइनेड प्लेन, तो उसके लिए हम एक्सेलरेशन में पहले स्टडी करेंगे। पहले हम रफ सरफेस पे सिंपल रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, चाहे रफ सरफेस ही हम रखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर हम पहले एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे, उसके बाद हम दिस इंक्लाइनेड सरफेस पे उसको स्टडी करेंगे, और उसके बाद वर्क डन रहेगा, और उसके बाद बाकी टॉपिक्स इस के आएंगे।